और आज बात पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन की। बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग चल रही है। वहां जो बाइडेन भी मौजूद हैं, ऋषि सुनक भी मौजूद हैं, फ्रांस और जर्मनी के लीडर भी वहीं पर हैं। और सबका फोकस रूस पर है, लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से 31 देशों का ये मिलिट्री गठबंधन बहुत ज्यादा दबाव में आ गया। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के 500 दिन बाद जेलेंस्की ने ऐसी डिमांड कर दी है जिसके मायने होंगे यूक्रेन के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर, और इस वारंट को जारी करेंगे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने यूक्रेन का युद्ध इसलिए छेड़ा क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि यूक्रेन नेटो के कब्जे में आता जा रहा है। इससे रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ने लगी है। अब जेलेंस्की ने खुद वो बात कह दी है जिसका दावा पुतिन अपने युद्ध को जायज ठहराने के लिए करते रहे हैं। लिथुआनिया में नेटो समिट को लेकर जेलेंस्की ने अपनी ख्वाहिश का ऐसा इजहार किया जो चंद घंटों में वायरल होकर जग जाहिर हो गया। युद्ध के बीच खुद को बचाने और किसी तरह किसी भी सूरत में नेटो में शामिल होना चाहते हैं। जेलेंस्की का इरादा साफ है, वो बस बाइडेन को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं और सुरक्षा की ये गारंटी उन्हें नेटो से ही मिल सकती है। जेलेंस्की बाइडेन के आगे झोली फैलाकर कह रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बना लिया जाए। Реальність тут, на східному фланзі НАТО, коли ми подавали заявку на вступ в НАТО, ми говорили відверто, де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс, а наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об'єднаною, вільною та у мирі. Вільнюс має все це підтвердити. लिथुआनिया की जमीन पर जब बाइडेन पहुंचे तो अपने स्पेशल विमान एयरफोर्स 1 की सीढ़ी से उतरते हुए उनके दिमाग में पुतिन से ज्यादा जेलेंस्की थी। बाइडेन को मालूम है कि जेलेंस्की को इस समिट में बुलाने का फैसला भारी पड़ सकता है, क्योंकि नेटो की मीटिंग में रूस के खतरे से ज्यादा जेलेंस्की को बचाने वाले एजेंडे पर बात करनी होगी, और ये बात पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं। That President Putin thinks the way he succeeds is to break NATO. Not going to do that, especially with you as the best. यूक्रेन की मदद करने में अभी तक नेटो पीछे नहीं रहा है। जेलेंस्की को लाखों करोड़ों का पैकेज मिला है। जेलेंस्की को अरबों के हथियार मिल चुके हैं। जेलेंस्की को ऐसे हाईटेक वेपन मिले हैं जो नेटो में ही कई देशों के पास नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल लाल रेखा लांघने का है। पुतिन ने एक रेड लाइन बनाई हुई है। ये पूर्वी यूरोप के उन देशों के लिए है जो कभी रूस का हिस्सा थे या रूस के बॉर्डर जिनसे मिलते हैं। पुतिन ने कहा है कि अगर ये देश नेटो में शामिल हुए तो ये रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो रूस एक बड़ी कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यूक्रेन में पुतिन का एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि पुतिन को लगता है कि जेलेंस्की ने नेटो में ना शामिल होते हुए भी ये रेड लाइन क्रॉस की है, और अब तो जेलेंस्की नेटो में शामिल होकर खुल्लम खुल्ला ये लाल रेखा लांघना चाहते हैं। नेटो खुद पुतिन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कभी यूक्रेन को शामिल करने को लेकर हाँ की जाती है तो कभी ग्रुप में ही कोई सदस्य इस मुद्दे पर नजरें टेढ़ी कर लेता है। नेटो को ही अब तक समझ में नहीं आ रहा कि पुतिन के खिलाफ युद्ध में मदद जारी रखी जाए। हजारों करोड़ दान में देकर भी जेलेंस्की ने कुछ करके नहीं दिखाया है।
l'agression et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine. पुतिन लगातार यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। ऐसे में नेटो के पास यूक्रेन में बचाने के लिए क्या रह गया है, ये बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की को नेटो की सदस्यता दिए जाने का मीटर युद्ध शुरू होने के साथ ही तेजी से चलने लगा था। 2022 में ये ज्यादा एक्टिव हो गया, लेकिन अब 2023 का साल आधा बीत जाने के बाद बाइडेन को इसमें दम नजर नहीं आ रहा। नेटो वाले मीटर का ये हाल है कि आज की तारीख में यूक्रेन को मेंबर बना भी लिया जाए तो क्या फायदा, क्योंकि यूक्रेन का बड़ा हिस्सा पुतिन के पास जा चुका है। ज़ेलेंस्की को नेटो का मेंबर बनाना तो दूर की बात नजर आती है। ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान ज़ेलेंस्की को ही होगा, जो पहले ही इस युद्ध में सब कुछ गंवा चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस के तमाम हमलों के बीच जलते हुए बखमूत और बाकी मोर्चों के साथ पश्चिमी यूक्रेन भी पुतिन के टारगेट पर आ जाएगा। ज़ेलेंस्की इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनकी बात से ये जाहिर भी हो जाता है। Саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому альянсу, глобальній безпеці. Надзвичайно активно працюємо цими днями, ще активніше, ніж будь-коли, і хоч ця робота майже на 100% зараз за лаштунками її значення не менше, ніж будь-якої публічної. अमेरिका ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम देना चाहता है, जिससे रूस को बड़ा खतरा पैदा होगा। इस बात से यूरोप के कई देश खुश नहीं हैं, क्योंकि क्लस्टर बम के धमाकों की चिंगारी सबसे पहले उन पर आएगी। पुतिन के सामने ऐसे बम फटे तो इसकी जवाबी कार्रवाई पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकती है। वहीं F-16 जैसे लड़ाकू विमान पर अमेरिका अब भी कदम आगे बढ़ाने से डर रहा है, क्योंकि ऐसे फाइटर जेट को लेकर वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। ये बात सिर्फ बाइडेन ही नहीं, पूरा नेटो जानता है। The last 500 days of Putin's war in Ukraine has reminded us of the enduring unity and importance of this very special military alliance, which the UK has been at the heart of for the entire time of its existence. I think priorities for this summit are to strengthen that alliance so that we can face the threats of the future and protect ourselves adequately against them. देखा जाए तो यूरोप के नेता पुतिन की खिंचाई भी करते हैं, लेकिन अंदर से यूरोप बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। नेटो ने इस युद्ध के शुरुआत में ही कह दिया था कि नेटो यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगा। ना वो अपनी सेना भेजेगा, ना ही वो अपने विमान देगा, और ना ही नेटो यूक्रेन में एयर डिफेंस जोन भी नहीं बनाएगा। नेटो के इलाके की पूर्वी सीमा के ठीक बगल में बहुत बड़ी जंग चल रही है, और इस बीच नेटो का कोल्ड रिस्पांस भी जारी है। नेटो के कई सदस्य देशों को लग रहा है कि रूस आगे उन पर हमला कर सकता है। नेटो देश हो या ये ग्रुप क्या है, इसे आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य गठबंधन 1949 में कायम हुआ। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूस के विस्तार को रोकना था। संगठन का मूल सिद्धांत ये है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद करेंगे। 1955 में सोवियत संघ ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया, जिसे वॉर्सा पैक्ट नाम मिला। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद वॉर्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देश दल बदल कर नेटो में शामिल हो गए।
अभी नेटो गठबंधन में 31 देश हैं। ये देश रूस के आसपास युद्धाभ्यास भी करते रहे हैं और यूक्रेन के युद्ध के बाद ऐसी एक्सरसाइज बढ़ा भी दी गई है। इसकी बड़ी वजह है यूक्रेन की जंग और पुतिन से बढ़ते खतरे को देखकर इन्हें लगता है कि युद्ध उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका है। इसी वजह से नेटो अब रूस और यूक्रेन के आसपास अपने इलाकों में फौज और हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है और अब तो ज़ेलेंस्की को लगातार हथियार भी नेटो से ही मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की अब लगातार नए हथियार पैकेज की मांग करते आ रहे हैं। Також ми очікуємо оборонних пакетів для України і не тільки обіцянок, а з зрозумілими термінами виконання. І також будемо на полях саміту обговорювати гарантії безпеки для України. युद्ध के बीचों बीच जब पुतिन लगातार यूक्रेन को टारगेट कर रहे हैं, जब रोज युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं, तब पुतिन को नाराज करना नेटो के हित में नहीं हो सकता। पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो वो नहीं कहते उसका डर तो हमेशा बना रहता है। इसलिए ज़ेलेंस्की को नेटो की सदस्यता देने का मतलब साफ है। पुतिन को यूक्रेन पर और बढ़कर चढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। कह सकते हैं कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ डेथ वारंट साइन करने में जरा भी देरी नहीं लगाएंगे। अभी पुतिन ने करीब 20% यूक्रेन पर कब्जा किया हुआ है। नेटो में शामिल करने की तैयारी हुई तो पुतिन 50% यूक्रेन को कब्जा लेंगे और तब न कीव का कोई ठिकाना रहेगा, न ही ज़ेलेंस्की के भविष्य की कोई गारंटी होगी। यूक्रेन को शामिल करके क्या नेटो बड़ा खतरा मोल लेगा? क्योंकि रूस ने तो इसी मुद्दे पर यूक्रेन पर चढ़ाई की है। ऐसे में सवाल है कि अंदरूनी गतिरोध की वजह से क्या यूक्रेन के मुद्दे पर नेटो बिखर जाएगा? क्या पुतिन का डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला चल जाएगा? क्या नेटो चकनाचूर हो जाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि यूक्रेन युद्ध का अंत करीब नजर नहीं आ रहा। 2023 का साल आधा बीत चुका है। ज़ेलेंस्की को हार सामने नजर आने लगी है क्योंकि इस वक्त ज़ेलेंस्की नेटो को लेकर बहुत ज्यादा बेकरार है। Все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в альянсі. Не зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен. यूक्रेन में युद्ध और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन की बयानबाजी से साफ है कि यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। ये तो बार बार कह रहे हैं। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो ज़ेलेंस्की को हथियार डालने पर मजबूर न कर दें। अभी ज़ेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं। कीव से लेकर खार्किव और ओडेसा से लेकर बखमूत तक रूस की बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या आगे बढ़कर इस जंग को विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा?